नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारी इतिहास की दूसरी क्लास रहेगी, यानी कि दूसरा वीडियो रहेगा। पिछले वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अध्ययन किया था और सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन जितनी भी सभ्यताएं थी, चाहे मिस्र की सभ्यता हो, चाहे चीन की सभ्यता हो, चाहे मेसोपोटामिया सुमेरिया की सभ्यता हो, उसका हमने अध्ययन किया था। और आज की क्लास में हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन कब और कैसे हुआ और फिर इसका नाम सिंधु घाटी कैसे पड़ा। यद्यपि ये पिछले वीडियो में हम इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इस बात को या इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। अब इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के जो टीला था उसकी तरफ ध्यान आकर्षित किसने किया। उसके बाद में विलियम ब्रेंटन या ब्रेंटन बंधुओं ने इसकी तरफ जो ध्यान आकर्षित किया था उसके बारे में भी हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए 1826 एडी में, यानी कि 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैनसन ने सर्वप्रथम हड़प्पा के टीले की तरफ अपना ध्यान आकर्षित किया। सबसे पहले हड़प्पा के टीले को देखा चार्ल्स मैनसन ने। कब? 1826 एडी में। फिर देखिएगा 1853 से 1856 ईस्वी में कराची से लाहौर रेल मार्ग निर्माण के समय ब्रेंटन बंधु विलियम ब्रेंटन और जॉन ब्रेंटन, तो ब्रेंटन बंधुओं ने हड़प्पा कालीन ईंटों की जानकारी कनिंघम महोदय को दी। लेकिन अभी तक हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन नहीं हुआ था। 1826 से प्रोसीजर स्टार्ट हुआ इसका। 1853 में 1826 में चार्ल्स मैनसन ने सर्वप्रथम हड़प्पा के टीले की तरफ ध्यान आकर्षित किया था, लेकिन उसमें खुदाई नहीं हुई थी। 1853 से 56 ईस्वी में कराची से लाहौर के मध्य जो रेल मार्ग निर्माण हो रहा था उसके समय भी ब्रेंटन बंधु जॉन ब्रेंटन और विलियम ब्रेंटन ने हड़प्पा कालीन ईंटों की जानकारी कनिंघम महोदय को दी गई, लेकिन खुदाई नहीं हुई। महोदय को दी। इसके बाद जो साल आता है 1921। 1921 में भारतीय पुरातत्व एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
विभाग के अध्यक्ष सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा प्रथम बार हड़प्पा नामक स्थल की खोज हुई और फिर इस सभ्यता का नाम क्या पड़ गया? हड़प्पा सभ्यता पड़ गया था। यद्यपि इसके नामकरण के बारे में जितनी भी जानकारियां हैं हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया। इसी को सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, प्रथम नगरीकरण आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता थी। ये सारा हमने पिछले वीडियो में पढ़ा। तो 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा नामक स्थल की सर्वप्रथम खोज हुई थी। ये तीनों पॉइंट आप अच्छे से याद करिएगा। सर्वप्रथम इसकी हड़प्पा सभ्यता की खोज की तरफ जो प्रयास किया गया था, सबसे पहले या हड़प्पा के टीले को देखा या उसकी तरफ ध्यान आकृष्ट किया, वो थे चार्ल्स मैनसन। उसके बाद में 1853 और 56 में कराची और लाहौर के मध्य जब रेल लाइन का निर्माण किया जा रहा था, उस समय ब्रेंटन बंधुओं के द्वारा हड़प्पा कालीन ईंटों की जानकारी कनिंघम महोदय को दी गई थी। फिर 1921 में भारतीय पुरातत्व और सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा नामक स्थल की खोज की गई थी। आप नोट डाउन करें इसको। तो इसको मैं साफ कर देता हूं। ये तो सारे इसके फैक्ट थे। अब हम पढ़ेंगे इसकी उत्पत्ति के बारे में कि लोगों का क्या मत है कि हड़प्पा कालीन जो लोग थे या सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो भारतीय थे या कहीं बाहर से आए थे। तो इसकी उत्पत्ति के क्या सिद्धांत है? हड़प्पा कालीन लोगों की उत्पत्ति यानी कि सभ्य जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं उनकी उत्पत्ति के दो सिद्धांत प्रचलित है। उत्पत्ति का सिद्धांत या आप ले सकते हैं उत्पत्ति का सिद्धांत। लोगों का क्या मत है? पहला है विदेशी उत्पत्ति। विदेशी कुछ लोग हैं जो हड़प्पा कालीन या सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं उनको विदेशी मानते हैं, और जो मेसोपोटामिया सुमेरिया सभ्यता है उस सभ्यता का ही विस्तार सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोगों को मानते हैं। यानी कि जो सभ्यता पहले मेसोपोटामिया या सुमेरिया में चलती थी उसी सभ्यता का विस्तार मानते हैं सिंधु सभ्यता का। विदेशी उत्पत्ति का मत। इसमें इन लोगों का मानना है कि मेसोपोटामिया या सुमेरिया सभ्यता का ही विस्तार है। अब ये लोग कह रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता है वो या तो मेसोपोटामिया या फिर सुमेरिया, एक दोनों एक ही चीज है। तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया या सुमेरिया सभ्यता का ही विस्तार है। पहले वही सभ्यता थी, वो वहां से उस सभ्यता का अवसान होने के बाद में वो लोग विसरणवादी सिद्धांत के आधार पर यहां पर आ गए थे। यानी कि पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान में इन लोगों ने अपना डेरा जमा लिया था। तो इसका ही विस्तार है। इस मत को मानने वाले
यानी विदेशी मत को मानने वाले या फिर मेसोपोटामिया या सुमेरिया सभ्यता के विस्तार को मानने वाले विद्वान हैं, मानने वाले यानी कौन कौन मानते हैं? विद्वान जिसका नाम है गार्डन चाइल्ड, क्रेमर, डी कोसाम्बी, HD सांकलिया, जॉन मार्शल, ये लोग कह रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्पत्ति हुई है वो उत्पत्ति मेसोपोटामिया या सुमेरिया सभ्यता से हुई है। कौन कौन लोग मानते हैं? गार्डन चाइल्ड मानते हैं, क्रेमर मानते हैं और डी कोसाम्बी मानते हैं, HD सांकलिया मानते हैं और जॉन मार्शल मानते हैं। डी कोसाम्बी ने कांस्य युगीन सभ्यता होने के कारण, डी कोसाम्बी ने कांस्य युगीन सभ्यता होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता को इसका विस्तार माना, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता भी कांस्य युगीन थी और मेसोपोटामिया सभ्यता थी उस समय कांस्य युगीन सभ्यता थी। इसलिए डी कोसाम्बी ने कहा कि हो सकता है यह सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता का विस्तार हो। HD सांकलिया ने क्यों माना? तो HD सांकलिया ने इसलिए माना, HD सांकलिया ने हड़प्पा के चबूतरों की साम्यता, HD सांकलिया ने हड़प्पा के चबूतरों की साम्यता मेसोपोटामिया में स्थित जिगुरात के आधार पर, यानी कि हड़प्पा के चबूतरों की समानता इन्होंने कहां देखी? मेसोपोटामिया में स्थित जो जिगुरात है, जो बड़े बड़े चबूतरे हैं, उनके आधार पर HD सांकलिया ने कहा कि हो सकता है ये सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता का विस्तार हो। तो दोनों बात ध्यान रखना है कि डी कोसाम्बी ने तो कांस्य युगीन सभ्यता होने के कारण इस मत का समर्थन किया और HD सांकलिया ने हड़प्पा के चबूतरों की साम्यता के आधार पर इस मत का समर्थन किया, क्योंकि उन्होंने हड़प्पा के चबूतरे तथा मेसोपोटामिया में स्थित जिगुरात में समानता देखी और फिर उन्होंने इस बात का समर्थन कर दिया कि हो सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता है वो मेसोपोटामिया या सुमेरिया सभ्यता का विस्तार है। दूसरा जो उत्पत्ति का मत है वो भी विदेशी ही है। अभी ईरानी बलूचिस्तानी सभ्यता का विस्तार, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता हो ईरानी बलूचिस्तानी सभ्यता का विस्तार हो सकती है। इस मत को मानने वाले विद्वान हैं, यानी कि इसके विद्वान कौन कौन हैं? तो हैं फेयर सर्विस, और रोमिला थापर। वो कह रहे हैं कि ईरानी बलूचिस्तानी सभ्यता का विस्तार है सिंधु घाटी सभ्यता। तीसरा इसका मत है, यानी कि इन लोगों ने ईरानी बलूचिस्तानी सभ्यता का जो समर्थन क्यों किया? क्योंकि इन्होंने नाल, कुल्ली, आमरी संस्कृति, कौन सी? जो ईरान और बलूचिस्तान में स्थित थी, नाल, कुल्ली, बलूचिस्तानी, आमरी, संस्कृति के मृद भांडों के आधार पर इस मत का
समर्थन किया। यानी कि वहां के मर्दभांड और सिंधु घाटी सभ्यता में जो मर्दभांड मिले हैं उन मर्दभांडों में साम्यता के कारण फेयर सर्विस और रोमिला थापर ने ईरानी और बलूचिस्तानी सभ्यता का विस्तार मान लिया सिंधु घाटी सभ्यता को। और इन्होंने मैंने बता दिया डी कोसांबी ने कांस्य युगीन सभ्यता होने के कारण और एच डी सांकलिया ने हड़प्पा के चबूतरों की सभ्यता मेसोपोटामिया में चिगुरात के आधार पर इन दोनों का समर्थन किया था, इन दोनों मतों का समर्थन किया। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति है वो मेसोपोटामिया सुमेरियन सभ्यता से हुई है। इसके बाद हम लेंगे देशी उत्पत्ति का मत, इसको आप नोट डाउन करें। देशी उत्पत्ति का मत। और वो सिद्धांत ये है, एक ही है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता चौथी संस्कृति का ही विकसित रूप है। चौथी संस्कृति का विकसित रूप। ये है वो चौथी संस्कृति का ही विकसित रूप है। चौथी संस्कृति कहां थी? चौथी संस्कृति यहां लिखेंगे हम, चौथी संस्कृति राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित थी, जिसकी खोज 1953 में अमलानंद घोष द्वारा की गई। इस मत का समर्थक कौन कौन थे? तो समर्थक विद्वान अमलानंद घोष, आलचिन दंपत्ति, और डीपी अग्रवाल। ये हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के मत हमने पढ़े। पहला उत्पत्ति का मत पढ़ा कि मेसोपोटामिया और सुमेरिया सभ्यता का विस्तार रूप है। दूसरा हमने पढ़ा कि ये ईरानी और बलूचिस्तानी सभ्यता का विस्तार है। दोनों विदेशी उत्पत्ति का मत था। अब देशी उत्पत्ति का मत है कि यह चौथी संस्कृति का विकसित रूप है। यानी कि प्राचीन समय में जो चौथी संस्कृति थी वो राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित थी और इसकी खोज 1953 में अमलानंद घोष द्वारा की गई थी। चौथी संस्कृति की उसका विकसित रूप क्या है? हड़प्पा संस्कृति है या सिंधु घाटी सभ्यता है। इसके समर्थक विद्वान अमलानंद घोष हैं, आलचिन दंपत्ति और डीपी अग्रवाल है। इसके बारे में हम इस सभ्यता के कालक्रम के बारे में जानेंगे कि इनका कालक्रम क्या रहा होगा। तो ले लेते हैं कालक्रम। अगला पॉइंट रहेगा कालक्रम। फिक्स कालक्रम क्या है? ये सभ्यता कब विकसित हुई, कब अपने चरमोत्कर्ष पर थी, कब इस सभ्यता का अवसान हुआ, उसके बारे में हम करेंगे। तो कालक्रम जैसे ही हम लेते हैं तो कालक्रम में कोई एक रूपता नहीं है। सभी विद्वान अलग अलग कालक्रम निर्धारित करते हैं। इसका कारण यह है
कि यह सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता थी और आद्य ऐतिहासिक काल की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उसकी लिपि का पढ़ा न जाना। फिर इस सभ्यता का लंबवत उत्खनन नहीं हुआ, सीधा उत्खनन लंबवत नहीं हो पाया था, यह भी बड़ी समस्या थी। और इसकी लिपि का पढ़ा न जाना। अब आपके लिए एक प्रश्न रहेगा कि आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे जो इस लिपि को नहीं पढ़ पाए, वो लिपि कौन सी थी, उस लिपि का क्या नाम था? पिछली वीडियो में हमने इसका अध्ययन भी किया है, तो उसके नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो कालक्रम में कोई एक रूपता नहीं है, कालक्रम में कोई एक रूपता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता थी, इसकी लिपि का पढ़ा न जाना तथा लंबवत उत्खनन का न होना, यही कारण है। कोई एक रूपता नहीं है। क्यों नहीं है? तो लिखेंगे क्योंकि यह सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की है। और आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? आप सब जानते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल की है जिसमें इसकी लिपि का पढ़ा न जाना तथा लंबवत उत्खनन न होना तथा लंबवत उत्खनन न होना इसके कालक्रम में एक रूपता या इसके कालक्रम में निश्चितता नहीं लाती है, न होना। यही सारे कारण हैं कि इसके कालक्रम में कोई एक रूपता नहीं है। अब हम 4-5 विद्वानों के नाम लिखेंगे, इन सब ने अलग अलग इसकी एक रूपता, इसकी अलग अलग तिथि निर्धारित की है। तो इसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप इसको फटाफट अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। दो तीन बार आप इस वीडियो को पढ़ेंगे तो आराम से सारी सब ये याद हो जाएगी। कालक्रम, पहला विद्वान है फादर एच हेरास। इन्होंने तो कहा है कि हड़प्पा सभ्यता का जो कालक्रम रहा है वो 6000 BC रहा होगा, यानी कि 6000 ईस्वी पूर्व रहा होगा। कितना बताया? 6000 ईस्वी पूर्व बताया। उसके बाद में जॉन मार्शल, जॉन मार्शल ने बताया 3250 से, यानी 3250 से 2750 तक। माधव स्वरूप वत्स ने बताया 3500 ईस्वी पूर्व से 2700 ईस्वी पूर्व। मार्टिमर व्हीलर, मार्टिमर व्हीलर मार्टिमर व्हीलर ने 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व बताया। रेडियो कार्बन विधि, इसी विधि को सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। रेडियो कार्बन विधि इसके अनुसार 2350 से 1750 BC। सारे विद्वानों की अलग अलग
डीपी अग्रवाल, अट्ठाईस से 2500 ईस्वी। पूर्व। इसके बाद अगला विद्वान रहेगा इसमें फेयर सर्विस, जिसने बताया कि हड़प्पा सभ्यता का काल है वो 2000 ईस्वी से 1500 ईस्वी पूर्व रहा होगा। ये कालक्रम है जिसमें फादर चेरास ने 6000 ईस्वी बताया, ईस्वी पूर्व बताया। जॉन मार्शल ने 3250 2750 बताया। माधव स्वरूप वत्स ने बताया कि हड़प्पा सभ्यता का उत्पत्ति स्थल यानी कि उत्पत्ति काल था वो 3550 ईस्वी से 2700 ईस्वी तक था, 3500 से 2500 था। मार्टिमर व्हीलर ने 2500 से 1500 तक बताया। यह इसका चरम बिंदु था, यह इसका अवसान का बिंदु था, यानी कि अवसान 1500 ईस्वी में इसका अवसान हो गया और यह अपने चरम बिंदु पर थी 2500 ईस्वी में। रेडियो कार्बन विधि के अनुसार यह अपने चरम पर फिर चरमोत्कर्ष पर थी 2350 ईस्वी में और इसका अवसान 1750 में हो गया। इस प्रकार ये रेडियो कार्बन विधि मानती। डीपी अग्रवाल के अनुसार 2800 से 2500 ईस्वी तक और फेयर सर्विस ने 2000 से 1500 ईस्वी तक ये इसका चरमोत्कर्ष और निम्न काल बताया। इसमें सर्वाधिक मान्यता प्राप्त जो मत है वो रेडियो कार्बन C14, मार्टिमर व्हीलर, जॉन मार्शल का है। इन तीनों का आप ध्यान रखेंगे, इसको आप फटाफट नोट डाउन करें। नेक्स्ट हम और चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के बारे में। इसके बाद अगला इसका बिंदु रहेगा विस्तार। ये कहां थी सभ्यता का, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। पहला है स्वतंत्रता के समय हम बात करते हैं, तो स्वतंत्रता के समय स्वतंत्रता के समय 40 स्थलों की खोज हुई थी। 40 स्थलों की खोज हुई थी। वर्तमान में 1400 स्थलों की खोज की जा चुकी है। तो स्वतंत्रता के समय केवल 40 स्थलों की खोज हुई थी और वर्तमान में 1400 स्थलों की खोज की जा चुकी है, जिसमें 2 स्थल अफगानिस्तान में है, $475 स्थल पाकिस्तान में तथा 925 स्थल
भारत में है। भारत में सर्वाधिक सिंधु स्थल, भारत में सर्वाधिक सिंधु स्थल गुजरात में है, ध्यान रखना। तो भारत में सर्वाधिक सिंधु स्थल कहाँ है? गुजरात में। स्वतंत्रता के समय 40, वर्तमान में 1400 स्थल, 2 अफगानिस्तान में है, सोर्तगोई और मुंडीगाक। उसके बाद में 475 स्थल पाकिस्तान में है और 925 स्थल भारत में है। भारत में सबसे ज्यादा सिंधु स्थल है वो गुजरात में है, गुजरात में है। फिर आगे स्वतंत्रता के समय इसके क्षेत्रफल की बात करें। स्वतंत्रता के समय इसका क्षेत्रफल कितना था, ये कितने भूभाग पर फैली हुई थी? तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर स्वतंत्रता के समय इसका क्षेत्रफल था। और वर्तमान में इसका क्षेत्रफल है वो, वर्तमान में समस्त सिंधु स्थल, चाहे वो पाकिस्तान के हो, चाहे अफगानिस्तान के हो, चाहे भारत के हो, समस्त सिंधु स्थल, वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल 20 लाख वर्ग किलोमीटर है। 20 लाख वर्ग किलोमीटर है। इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। फिर देखिएगा, ये जो सभ्यता है ये मिस्र की जो सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता से 20 गुना बड़ी है, 20 गुना अधिक क्षेत्रफल स्थित है। देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र की सभ्यता से 20 गुना अधिक क्षेत्रफल विस्तृत है। और मिस्र तथा मेसोपोटामिया, मिस्र तथा मेसोपोटामिया दोनों से 12 गुना बड़ी है, बहुत बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता, 12 गुना बड़ी है। इसका आप स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट हम अध्ययन करेंगे कि ये कहाँ उत्तरी स्थल, दक्षिणी स्थल, पूर्वी और पश्चिमी स्थलों के बारे में। फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट में कम थी और ये वेस्ट, पश्चिम में। सबसे उत्तरी स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है वो मांडा। मांडा जो स्थल है वो जम्मू कश्मीर में है, J&K में, जम्मू कश्मीर में। किस नदी के किनारे हैं? तो उस नदी का नाम भी मैं लिख देता हूं। नदी है चिनाब नदी, चिनाब नदी। यह उत्तरी स्थल। पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। कहाँ है? मेरठ यूपी में है, मेरठ यूपी। कौन सी नदी है? हिंडन नदी, हिंडन
नदी के किनारे स्थित है। दक्षिणी स्थल है वो दायमाबाद है। दायमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में किस नदी के किनारे? गोदावरी नदी की सहायक नदी है परवरा। तो या तो आप परवरा लिखेंगे, परवरा नदी, या फिर जो मुख्य नदी है वो नदी है गोदावरी नदी। तो गोदावरी की सहायक है परवरा, उसके किनारे हैं। सबसे पश्चिमी स्थल है सुत कागेंडोर। सुत कागेंडोर, सुत कागेंडोर। सुत कागेंडोर कहाँ है? बलूचिस्तान में, बलूच प्रांत में, पाकिस्तान के बलूच प्रांत में। यह दास्क नदी के किनारे स्थित थी। दास्क, यह जो सिंधु स्थल है वो दास्क नदी के किनारे स्थित थी। तो इसकी लंबाई यानी कि पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई थी, वो लंबाई रहेगी 1600 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण तक लंबाई है वो 1400 किलोमीटर है। ये वाली लंबाई है इसकी 1600, ये वाली इसकी लंबाई है वो 1400। ये जो सीमा रहेगी ये जलीय सीमा है। कौन सी? जलीय सीमा। और इसकी जो लंबाई रहेगी वो 1300 किलोमीटर रहेगी। अब देखिएगा एक बात, आकृति कैसी है इसकी। सिंधु स्थल की जब आकृति की बात करते हैं तो ये देखिए किस प्रकार की आकृति बनती है। तो ये सिंधु स्थल की आकृति की बात करें तो ज्यादातर त्रिभुजाकार आकृति है। तो सिंधु स्थलों की आकृति के बारे में ये वाला इस प्रकार है, पूर्वी में कम है, तो ये त्रिभुजाकार आकृति बनती है। आकृति कैसी? त्रिभुजाकार। समस्त सिंधु घाटी सभ्यता का जो 20 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है उसकी आकृति है वो त्रिभुजाकार आकृति है। त्रिभुजाकार। इसको आप नोट डाउन करें। फिर हम कौन कौन से स्थल कहाँ स्थित हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखिए अफगानिस्तान में कौन से स्थल है। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में कौन कौन से सिंधु स्थल है? तो है, पहला स्थल है सोर्तुगोई। सोर्तुगोई। वह दूसरा स्थल है मुंडीगाक। मुंडीगाक। ये दोनों स्थल हैं वो अफगानिस्तान में स्थित है। अब हम पाकिस्तान की बात कर लें। पाकिस्तान के बलूच में, बलूचिस्तान में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सिंधु स्थल कौन कौन से हैं? तो है पहला सुत कागेंडोर, सुत काको, बाबरकोट, मेहरगढ़, बालाकोट और राना गुंडाई। ये वाले स्थित हैं
ये वाले स्थल है वो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। कौन से? सुत का गेंडोर, सुत का को, डाबरकोट, मेहरगढ़, बालाकोट और राना गुंडई। ये वाले स्थल पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। अब पाकिस्तान के ही पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के पंजाब में हड़प्पा, जलीलपुर, रहमान ढेरी, चकपुरवाने, हड़प्पा, जलीलपुर, रहमान ढेरी, चकपुरवाने, नेक्स्ट है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। पाकिस्तान के सिंध में, सिंध में है मोहनजोदड़ो, जुदीर जोदड़ो, चहुंदड़ो, कोट दीजी, आमरी, नाल और कुल्ली। ये वाली संस्कृति है पाकिस्तान के, ये वाली जो सभ्यताएं हैं पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। इसको आप नोट डाउन करें, जल्दी से नोट डाउन करें। जल्दी से इसको नोट डाउन करें या कर लिया होगा। एक जो इसमें हड़प्पा, जलीलपुर, रहमान ढेरी, चकपुरवाने और डेरा इस्माइल खान, डेरा इस्माइल खान, ये वाले स्थल है। ये पाकिस्तान के हो गए और अफगानिस्तान के हो गए। अब भारत के लेते हैं, तो मैं ऊपर वाला साफ कर देता हूं पहले। भारत, जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में भारत का या सिंधु स्थल का सबसे उत्तरी स्थल है और वो कौन सा है? मांडा। उसके बाद में भारत का पंजाब, तो है रोपड़, संघोल, रोपड़, संघोल, ये स्थल है। उसके बाद में हरियाणा, हरियाणा के जो स्थल है बनवाली, राखी गढ़ी, कुनाल, शिशवल, ये स्थल हरियाणा में है। गुजरात में कच्छ की खाड़ी के स्थल अलग से लिखेंगे। कच्छ की खाड़ी,
तो कच्छ की खाड़ी में धोलावीरा, बिशनपुर, सुरकोटड़ा। खंबात की खाड़ी में रहेगा लोथल, भक्ताराव, ये वाले रहेंगे। महाराष्ट्र में दैमाबाद, जो सबसे दक्षिणी स्थल भी है, और यूपी में आलमगीरपुर, जो सबसे पूर्वी स्थल है। ये वाले महत्वपूर्ण स्थल रहेंगे, इसको आप अच्छे से याद करें, नोट डाउन करें। आज की क्लास में बस इतना ही। नमस्कार।